नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी। और अभिषेक तिवारी जी के चेहरे की आप ज़रा मंद-मंद मुस्कान देखिए, छुपा नहीं पा रहे, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो साहब, आपकी पसंदीदा मुख्यमंत्री बन गए हैं बंगाल में, आपका क्या कहना है? नहीं, कहना तो बहुत बहुत कुछ है। अ, सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात ये है कि कभी-कभी सरप्राइज़ नहीं देना भी एक सरप्राइज़ होता है कि अरे! इस बार बीजेपी आला कमान में कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। वो डिज़र्व करते थे और बंगाल में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, वही नहीं पड़ सकते थे। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर केंद्र में मोदी जी और अमित शाह जी को लगता है कि वही कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब जो मोदी जी और अमित शाह जी केंद्र में लगातार केंद्र से बंगाल में जाने के बाद ये कह रहे थे, उन मामलों पे ये सीरियस है, जैसे डेमोग्राफी चेंज को लेकर के, बांग्लादेशी इसको लेकर के। किंतु जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि होने वाला है पश्चिम बंगाल में कि अ, पोर्ट एरिया को फ्री किया जाएगा और कोलकाता एयरपोर्ट क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, बच्चियों का ट्रैफिकिंग एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया था। वो टूटना बहुत आवश्यक है पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर योगी मॉडल और हेमंता बिश्वा शर्मा वाला कंबाइंड मॉडल लागू करेंगे ये और ये तकलीफ देगी। किंतु जिस पे हम नहीं कर रहे हैं कि सर अल्पसंख्यक मंत्रालय का क्या होगा? द वायर चर्चा कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। द अच्छा, वायर एक आर्टिकल लिखा है। वायर ने हाँ, द वायर वायर ने ने एक ओहो! लायर ने लायर ने एक आर्टिकल लिखा है सर। हुँ, आर्टिकल का शीर्षक ये है द बीजेपी एंड द राइज ऑफ मुस्लिम लीडरशिप। ठीक है, है? लेकिन हाँ सुनिए तो उसके अंदर जो लिखा है उमार अहमद ने कि भाई लगभग 100 मिलियन मुसलमान यूपी, बिहार, बंगाल, असम ये 4 स्टेट में रहते हैं 1967 से। लेकिन अब यहां पर उनकी लीडरशिप समाप्त हो रही है। एक तरफ बीजेपी का राइज है और मुस्लिम लीडरशिप का राइज होने की जगह अब उनके कहने का मतलब है कि अब क्या होगा। लेकिन एक पार्टी है जो मुस्लिम को पहले मुस्लिम मानती है और इंडियन बाद में मानती है। मैं उमार अहमद साहब को ये आर्टिकल तो भाई ये पार्टी थोड़ी मानती है, ये तो वो खुद मानते हैं। नहीं, नहीं, मैं उसका क्लैरिफ़िकेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, चाहे तो आप लोग इस दर्शकों से कहूँगा इसको शॉर्ट्स बना लीजिएगा। ये जो हो रहा है ना कि मैं 1 मिनट वो आर्टिकल निकाल के दे दूँ पहले, ठीक है? हाँ, ये आर्टिकल है। आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था वो आर्टिकल पहले। सर गलत आरोप है। आर्टिकल के अनुसार ये आरोप कतई गलत है कि 100 मिलियन ये जो लिख रहे हैं, मुस्लिम पहले मानते हैं। हम पहले मुस्लिम मानते हैं, ये बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन उसके बाद हम इंडियन नहीं मानते। उसके बाद आपको पहले पाकिस्तानी मानते हैं, बांग्लादेशी मानते हैं, फिलिस्तीनी मानते हैं, कुवैत वाला मानते हैं, दुबई वाला मानते हैं। बाकी अगर कुछ बचा गया इसके बीच से, तब फिर इंडियन मानते हैं। और यही आपका यथार्थ है। और इसी यथार्थ को हम कह रहे हैं तो हम सांप्रदायिक होगा। आप गलतफहमी के शिकार हैं सर। हम आपको दूसरे दर्जे पे भी इंडियन नहीं मानते। क्योंकि जिस प्रकार से आप बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों का समर्थन करते हैं, वो समझ में आता है। जो पीएफआई करना चाहती है, उससे समझ में आता है। देवबंद के मसलों के तो जानकार हमारे सामने आदरणीय संजय दीक्षित सर हैं। लेकिन सर देवबंद इतना ही क्लियर कर दिए कि देवबंद ओरिजिनली है कहां से सर? भाई, सब कुछ बड़ी किताब से आता है। आप क्यों बगैर मतलब के बहस मुबाहिसे में पढ़ रहे हैं? आप तो ये बताइए मतलब है सर, कि मतलब भाई है। हमारे लिबरल लिबरल जिनको हम क्या कहें?
कई बार लोग गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं करना चाहता, समझने वाले समझ जाएँगे। तो उनको बहुत कष्ट है, आपने देखा भी होगा। अ, आशुतोष जी की एक चैनल है सत्य हिंदी, वो सत्य हिंदी पे एक शीतल प्रसाद सिंह जी आते हैं। अरे! शीतल प्रसाद सिंह जी जो विशेष विश्लेषक हैं। इसी तरह से आपको पता है संजय शर्मा की 4 पीएम तो बंद हो गई, लेकिन 4 पीएम यूपी चालू, जी, उसपे भी विश्लेषण होता है। ये सारे विश्लेषण जो थे, वो 2 बजे तक 2 बजे तक, जब तक परिणाम स्पष्ट हो चुके थे करीब, परिणाम तो लगभग 12 बजे के आस-पास, बल्कि उससे पहले ही स्पष्ट हो गए थे, 11 बजे ही स्पष्ट होने लगे थे। लेकिन वो 2 बजे तक तृणमूल को जिता रहे थे और उसके बाद जो है वो उन्होंने अलग-अलग तरह के जो तौर तरीके थे वो निकालने शुरू किए, लेकिन जब वो 207 पे पहुँच गया तो सबकी बत्ती ब गुल हो गई। और अब जब शुभेंदु अधिकारी को बना दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल धीरेन जी के साथ में भी बताया था, एक रेणु मित्तल हैं, आप जानते होंगे। जी, जी, कांग्रेस बीट को पिछले 50 वर्ष से देखती हैं। जी, तो जी। वो जो रेणु मित्तल जी हैं, उनका लेख छपा कल राष्ट्रदूत में और उसमें कहा गया कि भई शुभेंदु अधिकारी और हिमंत बिश्व शर्मा को इस बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा और उसका कारण है वो उनकी मुस्लिम विरोधी छवि। तो वो अति मुस्लिम विरोधी है, इस छवि के कारण उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और कुछ सॉफ्ट लोगों की तलाश हो रही है। तो इस पर आपके विचार? हाँ, एक और के लिए कहा गया था कि कुछ लोग के केंद्र में अब भेजे जाएँगे। हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला, याद दिला दिया। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने एक और बात कहा था कि जिसका साथ अब उसका विकास। और हेमंता बिश्व शर्मा ने तो सीधे-सीधे कहा था, आई डोंट नो वेयर 25,000 बांग्लादेशी मुस्लिम वेंट, दे सिंपली डिसअपीयर्ड। तो क्लियर है। अब इससे सेंट्रल लीडरशिप भी एक मैसेज देना चाहती है कि हम भी क्लियर हैं, ऐसा नहीं है। हम भी क्लियर हैं, किंतु हम चंक्स में जो खेल खेलते हैं उसके अलग-अलग राजनीति हमारे हिसाब से हम अलग पॉलिटिक्स भी कुछ दिखाना चाहते हैं। किंतु कोर में जो हम हैं, हमारा जो न्यूक्लियस है वो यही है। और शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का चीफ मिनिस्टर नियुक्त करना ये भी बता रहा है कि आने वाले समय में सिर्फ बंगाल के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। मतलब पश्चिम मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं, सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, पूरे बंगाल के अंदर इंक्लूडिंग पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल से बेचैनी वाली तो वीडियोस आ ही रहे हैं। सर, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने 8 या 9 महीने पहले बांग्लादेश इलेक्शन के समय एक इंटेल भेजा था, जो हमें बहुत दिनों पहले मालूम तो हो गया था, लेकिन बोलने से मना किया गया था पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट तक। सर, जमात के कुछ लीडर्स को तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने फंड किया था। अब ये कितना सीरियस कंसर्न है। अब उन हाँ, सबको ये तो पब्लिक डोमेन में है, मैं तो इसके ऊपर 2-3 वीडियो भी कर चुका हूँ। जी, जी। मतलब मुझे कॉल आया था कि मतलब मत ही करना, तो मैंने बोला कि ठीक है, हम नहीं करेंगे। तो पता नहीं आप लोगों को कॉल आता है, मुझको कॉल ही नहीं आता कोई। आपसे संभवतः लोग जानते हैं कि आप अनगाइडेड मिसाइल हैं। जिस डायरेक्शन में है ना वो चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। संजय जी को छोड़ देते हैं। ये किधर फट पड़ेंगे पता नहीं, इसलिए बेहतर है दुआ सलाम बनी रहे। तो नहीं, आपको वैसे फ़ोन आया था, क्या बात कर रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी सर ने आपको बाकायदे यूजीसी मैटर पे पूरा घंटे भर फ़ोन किया था। आपने स्वयं पूरा एक्सप्लेन किया था। तो फ़ोन आपको भी, जहाँ तक मिसाइल को कंट्रोल किया जा सकता है कि हमारी तरफ डायरेक्शन है वहीं पर, लेकिन फिर देख रहे हैं कि चलो यहाँ पे कोई बहुत ये नहीं है तो ठीक है। हमें संभवतः इसलिए बोला गया होगा कि देखो भाई, जाते-जाते बंगाल का ये पूरा खेल ना बिगाड़िए, क्योंकि बंगाल पर रेगुलर हम शुरू से थोड़ा-सा ज़्यादा रहे। लेकिन इसका एक मतलब है और,
बंगाल में सर ये जो मुगल डायनेस्टी चल रही है ना, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बड़ा ट्रबल होने वाला। कल मैं एक सेकुलर गरिमा को सुन रहा था, न्यूज़ 24 कह रही है कि मान लिया 30% मुसलमानों ने वोट नहीं किया, तो क्या जिस प्रकार की राजनीति शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं और करने वाले हैं, तो उसमें वहां के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं होगा। तो एक सरदार जी बैठे हुए थे बीजेपी के प्रवक्ता, मैं नाम भूल गया, उन्होंने तपाक से बोला, नहीं सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से क्यों होगा? आपने आज तक बोला है कि सिर्फ सिखों के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा? वो भी इसी देश में रहना है, जब सबके लिए होगा तो उनके लिए भी होगा, और किसी के लिए नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। आप मुसलमानों के लिए क्यों अलग से चाहते हैं? माइनॉरिटी तो हम भी है। अब वहां पर पत्रकार गरिमा फंस गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मतलब उन पे अत्याचार होगा। देखा मैंने, वो आरपी सिंह थे। हाँ, तो आप सोचिए सर कि तकलीफ कितनी भीतर तक है। बार-बार जयपुर डायलॉग्स पर मैंने एक बात कही कि एक मिथक टूटने वाला है सर। बिहार, यूपी, असम, बंगाल, इन 4 राज्यों ने एक मिथक क्रिएट कर दिया था पूरे देश में कि जो मुसलमान कहेगा, जो मुसलमान चाहेगा, वही सरकार बनेगी। भाजपा ने इस मिथक को तोड़ा और उसका प्रभाव देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी है कि अब तो हनुमान जी ही बचाएंगे। हुँ। तो परिणाम अभी हनुमान जी के शरण में आ गए। कल कोई शमीम अहमद था, उसने लिखा था कि अखिलेश यादव जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये हिंदू भी उसी पैटर्न पर वोट करने लगा है जिस पैटर्न पर हम 70 सालों से वोट कर रहे थे। वो हिंदू आइडेंटिटी को लेकर के वोट करने लगा है। मुसलमानों को बचा लीजिए, हिंदुओं को जाति में तोड़िए, खुदा के वास्ते हिंदुओं को जाति में तोड़िए। मैंने बोला वो काम तो प्रोफेसर दिलीप मंडल भी करने का प्रयास कर रहे हैं, आप गलत जगह पे अपने मिसाइल को भेज रहे हैं। इससे अच्छा और प्रोफेसर दिलीप, दिलीप मंडल तो बाकायदा इन्फिल्ट्रेट करके कर रहे हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ, तो आप थोड़ा-सा गलत आदमी को बोल रहे हैं। वो प्रयास करेगा भी तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि उसका जो राजकुमार भाटी जैसे लोग हैं, उसका जो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लक्ष्मण यादव जैसे लोग हैं, वो सारा मिट्टी पलीत कर देगा। तो आप गलत जगह जा रहे हैं, और वहां पर वैसे ही ओरिजिनल में बाबा बैठे हुए हैं। यहाँ तो फिर भी शुभेंदु अधिकारी जी वाला है कि एक आध परसेंट मर्सी वाला भी पिटीशन जारी हो सकता है। वहां तो बाबा फाड़ के फेंक देते हैं मर्सी पिटीशन के नाम पे। तो ये जो मेल्ट डाउन है सिर्फ बंगाल को लेकर के नहीं, जयपुर डायलॉग्स पर एक और बात मैं कहना चाहता हूं सर। आपको अगले 4 साल तक सबसे ज्यादा कंटेंट वेस्ट बंगाल देगा। गुरुदेव भाऊ तुलसेकर सर ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये गुजरात बनने वाला है। अब मैं कहता हूं गुजरात से एक कदम आगे जाने वाला है। एक अल्ताफ हुसैन ने कल ट्वीट किया था कि बताइए पश्चिम बंगाल के हिंदू बोल रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे भाई, ये पूरा भारत को क्या हो गया? पहले तो आप लोग बोलते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अब हिंदू हिंदू भाई भाई आप लोग बोल रहे हैं। संजय सर, तकलीफ बहुत ज्यादा है। आप अंदाजा नहीं लगा रहे, अंदाजा लगा भी रहे तो आप मुस्कुरा रहे हो। आप वो बहुत खतरनाक आदमी है, आप किसी के जख्म पर चाट मसाला छिड़क रहे हैं। यही आपकी ना, सही हम तो है। हम तो झाल मुड़ी छिड़क रहे हैं। चाट मसाला नहीं, झाल मुड़ी छिड़क रहे हैं। और वैसे ये सब तो ठीक है, अब शुभेंदु जी अब थोड़ी देर में ओथ ले लेंगे। टाइम क्या है ओथ का? अ, 12 बजे तक हुई तो है। तो वो उनकी तो ओथ हो जाएगी। लेकिन अखिलेश बाबू जो थे, वो क्या करने गए थे ममता जी से मिलने? ज़रा ये बताइए थोड़ा-सा। मैंने हर्ष सर को फ़ोन लगा के पूछा था कि सर ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने हुँ, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बताइए, एक्चुअली बताइए। तो वो कच्चा चिट्ठा आई हमारे सामने भी खोलिए। आईपैक को शायद एडवांस पेमेंट हो गया था, और हुँ, 30-35 करोड़ रुपए, तो ममता जी के पास जाके बोले थे कि हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा वो पैसा लौटा दीजिए। हुँ, एकदम पैसा नहीं है चुनाव लड़ने को, और इसके भरोसे रह के लड़े तो जीतने का कोई सवाल नहीं है। आप अपना कुर्सी तो बचा नहीं पाई। तो पैसा हमारा दे दीजिए आईपैक का, हमारा आईपैक का दूर-दूर तक कोई रिलेशन नहीं चाहिए। हम चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे, अपने स्टाइल में लड़ेंगे, और
उत्तर प्रदेश चुनाव में अब वो रास्ता हम नहीं पकड़ेंगे जो आप रास्ता पकड़ने जाइए। तो ऐसा ये ऐसा सारी कह दिया ममता जी से? ममता जी तो हाँ, नाराज़ हो गई होंगी। अब नाराज़ होके क्या करेंगी, 71 बरस की हो गई हैं। कारपोरेशन और के में कुछ बचे हुए हैं टीएमसी वाले, चूँकि पिछली फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था, और पंचायत में बचे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले ये दोनों किले का जो दरवाजा है, दीवार है, ध्वस्त करेगा। और 2028 आते-आते अब वहाँ पे कांग्रेस रिवाइव होगी या लेफ्ट रिवाइव होगी, ये हमारे लिए स्टडी का विषय है। दोनों या दोनों एक साथ कुछ समानांतर रिवाइव होगी। बीजेपी का टारगेट अब लोकसभा में कम से कम 34 सीट का होगा, बंगाल से अलोन। ज़्यादा होना चाहिए, 34 क्यों? मैं बोल रहा हूं कम से कम। आप जानते हैं मैं एक नंबर कंजर्वेटिव देता हूं। वोट शेयर 46% बोला था सर, 45.8%, 8% वोट आया है। अब कितना एक्यूरेसी आप ढूंढना चाहते हैं? सीट का आप लोग मत पूछिए बंगाल को लेकर के, वोट शेयर समझिए। वोट शेयर अब लोकसभा में 50% होगा, बाकी आपको कैलकुलेट करना है, जैसे कैलकुलेट करा लीजिए। मैं इतना बात बता रहा हूं कि बंगाल की राजनीति में अभी भूचाल नहीं आया है। ये जो छोटा-मोटा तोड़-फोड़ लोग देख रहे हैं, ये भूचाल नहीं है। कल सुना मैंने कि महुआ मोइत्रा बेचारी प्लेन से जा रही थी, किसी ने बोला चोर, 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 तो उसे बड़ा तकलीफ हुआ। बेचारी। आपने भी वीडियो तो देख ही लिया होगा, वो एरोप्लेन वाला, वो बैठी हुई थी, टीएमसी हाँ। चोर, महुआ मोइत्रा चोर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो रहा है? मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, ये आम पब्लिक है, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। आम पब्लिक को अगर लगता है कि टीएमसी चोर है और उसने आपको वोट आउट किया, तो चोर ही बोलेगी। दूसरी बात, आपको बड़ा तकलीफ है, अर्नब गोस्वामी को, चूंकि वो एक पत्रकार था, और एक पत्रकार को एक कॉमेडियन ने जिस प्रकार से प्लेन के अंदर बोला था, सारे लिबरल कैसे जस्टिफाई कर रहे थे? तो आप सोचिए कि हिपोक्रेसी भी टूट रही है। एक जर्मन में बैठा हुआ कोई है, वो कह रहा है बताओ बंगाल के अंदर हिंसा हो रही है। मैंने बोला हाय बढ़िया राम है रे! भाई। हाय मैंने बोला राम रे! बढ़िया है, ठीक है, तुझे दिख गई। अमित शाह जी का भाषण सुन ले। 321 देवतुल्य कार्यकर्ताओं के जीवन के बलिदान के बाद हम पहुंचेंगे। होम मिनिस्टर हैं वो देश के, एक-एक नंबर गिन के बैठे हैं। आपको पता नहीं है कि उसका बदला कितना खतरनाक होगा। और बदला लेने वाले असली आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। बना दिया, वो तो पर्सनल मारेगा, वो तो पर्सनली खुन्नस और बैठ। वो तो कह चुके, छाड़बो ना, छाड़बो ना, छाड़बो ना। 3 बार कहा छाड़बो ना। तो जो आदमी ये कह चुका है कि छाड़बो ना, वो कैसे छोड़ेगा? यही बात है कि हाँ, लिबरलों को एक एक चीज की संतुष्टि मिली। वो सर छप्पर वाला आपने ममता बनर्जी का घर देखा सर? आपको भी हुँ। संतुष्टि मिली होगी कि पुनः मुझको भव वहाँ नहीं, लेकिन पहुँची। वो मैंशन है, जिसमें वो एक्चुअली रहती हैं, उसका भी फ़ोटो जो पहले वर्जित था कि उसका फ़ोटो नहीं छापा जा सकता, वो भी छप गया है। तो किसको हाँ, देखें? लेकिन आप तो देखेंगे मेंशन को ही, लेकिन लिबरलों के इन दृष्टिकोण से देखिए ना। देखिए क्या है कि कभी-कभी अगर दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष नहीं कहते, हिंदी में उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लिबरलों का निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है। हुँ। तो निकट दृष्टि दोष है उनका, तो हम क्या कर सकते हैं भई? रोना-पीटना तो लगातार जारी है ना। हाँ, और रोना आप ही जाके पड़ा। देख लो अब, आशुतोष जो है वो अपनी बेवकूफ़ियों पर आजकल हँसता है। तो उसको जो है वो लोग मैंने सोचा था आप आशुतोष का नाम ज़रूर लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैंने सोचा था शो के आगे। देखिए एक पत्रकार हैं, हरियाणा में वो पत्रकार दिन के 2 बजे तक मानने को तैयार नहीं थी कि कांग्रेस हार सकती है। बिहार के अंदर जब चुनाव में गए, बिहार से ही हैं, तो उन्होंने बोला कि एकदम मामला नेक टू नेक है, राजद भी जीत सकती है, जदयू भी जीत सकती है, गरिमा मैं नहीं जानता, कोई भी जीत सकता है। बंगाल के अंदर तो चुनाव के एग्जिट पोल आ गए, सब हो गए, तब भी कहा कि मैंने नहीं देखा कि टीएमसी कहीं हार।
12 बजे तक तो न्यूज़ 24 वाला एकदम नेक टू नेक दिखा भी रहा था कि बीजेपी और इसके बीच नेक टू नेक वो फाइट तो चल। आपने देखा था। हमने तो 6-6 स्क्रीन लगा के दिखा दिया था कि कौन कहाँ जा रहा है और किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। और इसका हाँ, इसका बड़ा उसका बड़ा बताते हैं कि अंदर-अंदर बड़ा उसकी आलोचना हुई कि इस तरह से अगर करेंगे तो साहब तो फिर तो आगे जो है हमारा एजेंडा चलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो अब एजेंडा चला कहाँ? आप देखिए एक चैनल पर नहीं। अजीत अंजुम का मैं देख रहा था बाद में, चूँकि पहले दिन तो हम आपका अपना ही लाइव में व्यस्त रहे हम लोग, दूसरे दिन भी व्यस्त रहे, तो तीसरे दिन मुझे अजीत अंजुम वाले चैनल पे जाना पड़ा। दिन के 12 बजे का टाइमिंग बना होगा, अचानक अजीत अंजुम बोलते हैं, 1 मिनट बैक इन टीम, जरा आप न्यूज़ 24 के आंकड़े निकालिए, उसके अनुसार 150 के आसपास का टीएमसी का नंबर है। यानी अभी भी टीएमसी पूरी तरह से गेम में है। अगर इस आंकड़ों को हम लोग सही मान लें, तो क्या तृणमूल कांग्रेस की जोरदार वापसी संभव है? और अभी तक जो ईवीएम खुले थे, वो भाजपा के तरफ के खुले थे। आपके पास क्या जानकारी है? नहीं मतलब क्या आपने न्यूज़ 24 वाले को फ़ोन लगाया था कि आपके पास क्या जानकारी है? मतलब 12 बजे भी विश्वास नहीं हो रहा है, सबके आंकड़े छोड़ करके। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चेक कर लिए होते, दिक्कत कहाँ आ रही थी? नेट नहीं चल रहा था, उँगली नहीं चल रही थी। इलेक्शन कमीशन के 12 बजे का मुझे आंकड़ा अच्छे तरह से 12-1 बजे के बीच का याद है। 4% का सर बंगाल में गैप था। और आपने पहले भी बार-बार एक्सप्लेन किया है कि 44-45 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, तो उसको हटा दीजिए। अब 4% का गैप अगर 230 सीट पर 235 सीट पर नजर आने लगे, तो क्या होगा? रिजल्ट वही 207 होगा। तो ये बात समझ नहीं रहे थे लोग। तो मेरा ये मानना है कि समझते तो हैं सब। एक 3 ताल प्रोग्राम आता है आज तक का, उसमें एक ताऊ आते हैं। हुँ, उन्होंने बड़ी रोचक भविष्यवाणी आज से 1 साल, 1.5 साल पहले कहे थे कि हुँ। सब उड़ जाएँगे, बस पुण्य प्रसून वाजपेयी रह जाएगा। अच्छा। वो क्यों? ये सब हाँ, वो क्योंकि सबको उन्होंने कहा वो क्या? सबको हाथ से मल देता है क्या ऐसे-ऐसे नहीं, करके? नहीं, हाथ से तो ऐसे मल ही देते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी रोचक और मारक लाइन बोली थी हुँ, कि सबको पता है कि वो जो बोल रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी को पता है कि वो झूठ बोल रहा है और भाजपा जीतने वाली, वो भ्रम में नहीं है। इसलिए वो अपनी कहानियों को प्रतिदिन ऐसे हाथ मसल के पहली कहानी का एनकाउंटर स्वयं दूसरे दिन कर देते हैं। वो भ्रम में नहीं रहते। भले वो कमरे के अंदर बैठ के कर रहे हैं, तो सब उड़ जाएँगे। तो देखिए 4 पीएम उड़ गया, सत्य हिंदी के 12-15 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, अजीत अंजुम बुरे हालत में पहुँच गए, प्रज्ञा यादव मिश्रा की बात ही मत कीजिए, साक्षी जोशी रही नहीं। तो ये मारक भविष्यवाणी थी ताऊ की और बड़ी सटीक लगी है कि सब उड़ जाएँगे। तो क्या अब आप ये कहना चाहते हैं कि तो रवीश पुण्य कुमार भी उड़ प्रसून जाएँगे? वाजपेयी क्यों बच जाएगा? क्योंकि उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने ये बोला था। अच्छा। बाकी सब भ्रम की स्थिति में है, लेकिन उसे पता है कि वो दर्शकों को बहला रहा है, खुद नहीं बहक रहा है। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही थी। तो आप हुँ, देखिए कि आप 5 घंटे पहले प्रयागराज पहुँच के क्या करेंगे? मैं रवीश जी को कहना चाहता हूँ, सर आप ही का वीडियो देखेंगे, वो 5 घंटे अगर बच गए तो उसमें से बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें मैं पहले नहीं देखता था। फिर बाउतो शेखर सर ने बोला कि देखा कर ना, तू राजीव रंजन को मत देखा कर, उसकी शक्ल पे तुझे बुरा लगता है मत देखा कर। वो राजीव रंजन की रिपोर्ट में जनता क्या बोलती है वो सुना कर, फ़ायदा होगा तुझे। तो फ़ोन कॉल पे समझाया तो मैंने बोला कि ठीक है, और फ़ायदा हुआ सर मुझे। मुझे सच में फ़ायदा हुआ फिर। तो इस कारण मैंने विपक्षी यूट्यूबर्स को भी देखना शुरू किया है। मज़ा ये अलग तो आता है। ये तो आप लोग जो है वो ठीक नहीं कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि पहले आपने मार्क्सवाद की ऐसी-तैसी की, अब लेनिन का स्टैच्यू गिरा दिया। लेनिन का स्टैच्यू गिराने से अधिक गंभीर और की बात क्या हो सकती है? इसका सीधा-सीधा मतलब है कि आतंकवादी आ गए हैं बंगाल में। हाँ, बात तो सही है। लेनिन और स्टालिन लेकिन भारत में कर क्या रहे हैं? मेरे इस प्रश्न का भी कोई उत्तर दे।
मतलब लाखों लोग, 40 लाख लोग का हत्यारा तो लेनिन है खाली। स्टालिन के तो नंबर का बात ही करना बेकार है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर निकालना मुश्किल है। तो ये लाखों लोगों के हत्यारों का स्टैचू कर क्या रहा है? मतलब आप जस्टिफिकेशन के लिए बोलेंगे कि ये जो है गांधीयन विथ गन है। नक्सलवाद को जस्टिफाई किया था ना जेएनयू के एक सो कॉल्ड विचारक ने कि ये तो गांधी है, बस हाथ में बंदूक है। वाह, तो ये भी गांधीवादी ही हैं, बस जूता चप्पल पहन के ठुकाई कर रहे हैं। और आपको तो प्रसन्न होना चाहिए सर, केरल से अद्भुत तस्वीर आई। केरल में मुसलमानों ने कार्ल मार्क्स और लेनिन वाला वो झंडा था, वो तो उतारा, बगल में भगत सिंह वाला झंडा था, उसको भी फाड़ के उस पे एकदम हरा कलर का चांद तारा नाराय तकबीर का नारा लगा दिया। लेफ्टिस्टों से ये पूछना चाहता हूं कि लेनिन और ये तो चलो विदेशी थे, इस देश के मुसलमानों ने भगत सिंह का झंडा क्यों फाड़ा? चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, हम भी प्रसन्न हैं कि भैया लेफ्ट का केरल से चला गया, क्योंकि अब वहां पे भाजपा कहीं जहां जहां लेफ्ट जाती है वहां वहां भाजपा पीछे है, बस भाजपा का ही आगमन होता है। तो ये भी एक रोचक तथ्य है। अभी तो आप लोग कम रो रहे हैं क्योंकि बंगाल गया। आप कल्पना कीजिए कि केरल और कश्मीर में भाजपा की सरकार बने, जो कि अगली बार मैं पहले ही बता रहा हूं कि हो सकता है। कश्मीर तो एकदम नंबर क्लोज है, तो क्या हो? अब कैसे कश्मीर में तो नहीं बनेगा? बन सकती, जम्मू कश्मीर में बन सकती है। अब वही बात है, जम्मू कश्मीर नया परिसीमन होगा। पहली बार 2011 में आपने बेईमानी की, खुले में बेईमानी की, आप मानते हैं उस वक्त थे जम्मू कश्मीर में बेईमानी हुई है परिसीमन के तो समय? भाई साहब वो तो कांग्रेस तक ने माना है, माना है ना? कांग्रेस तो तक ने माना है, सोचिए आप। तो जब इतनी बेईमानी आप लोग का टाइम चल रहा था, आपने कर ली, तो इस बार श्रीनगर में 17-18 सीट होगा और जम्मू में होगा 50 सीट। तब आएगी सरकार, तब उसकी सर ये जो डोमिनेंस का खेल बना के रखा है ना, वो हर वर्चस्व यही अमित शाह और मोदी तोड़ेंगे। अटल जी, आडवाणी जी बड़े लीनियंट थे आप लोग के लिए। इन्होंने सीखा है सर, एक बात तो मैं मानता हूं, इन्होंने कांग्रेसियों की किताब को कांग्रेसियों से ज्यादा पढ़ा, और कांग्रेस इसी कारण टेंशन में है कि हमारी किताब का ही फॉर्मूला यूज करके ये हमको पीट रहे हैं। किंतु मैं आपसे नाराज हूं सर। पूछिए क्यों अभी नाराज जी, हूं सर? और अभी जो है वो शपथ हुई नहीं है और हुमायूं कबीर ने एक सीट भी वेकेट कर दी है, हाँ, वो तो करना ही था। रेजी लेकिन नगर सीट हुमायूं कबीर ने वेकेट कर दी। आप सर नाराज आपसे जानते हैं किस लिए हुए? आपने पूरे बंगाल के विश्लेषण को मैंने ध्यान से सुना, देखा, आपका कई वीडियो देखा। एक बार भी आप इतने निर्दयी हैं, एक बार भी आपने राहुल गांधी को बधाई नहीं दी। भाजपा ये चुनाव राहुल गांधी के कैंपेन के बिना जीत सकती थी क्या? वो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी की रैली से आया जब उसने कहा कि मैं टीएमसी के गुंडों के कारण ही और उनके अराजकता के कारण भाजपा सरकार बनाने जा रही है। मोदी और शाह भी तभी कंफर्म हुए जब राहुल गांधी ने बोला कि हाँ, सरकार बना रहे हैं, क्योंकि राहुल बाबा ने जाकर के बंगाल में बोला। आप इतने निर्दयी हैं कि आपने शुभकामना नहीं दी सर। थैंक यू राहुल गांधी। आप सारा क्रेडिट अभी भी वो तो मोदी जी और अब देखिए, ये तो दिस इज अ गिवन, दिस इज टेकन फॉर ग्रांटेड। ये ऐसी चीज है कि आप रोज कहें कि साहब, ये रोज को ये कहता है क्या कि भाई सूर्य जो है वो निकल रहा है पूर्व से, अच्छा, कहना पड़ता है क्या? राहुल अच्छा। गांधी के बिना कुछ हो सकता है? राहुल गांधी गए हैं ना, जब विजय की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी के बिना बन सकती है क्या? वो अच्छा भला जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लिए जा रहा था क्लेम स्टेक करने, कांग्रेस ही पहुंच गए कि नहीं नहीं नहीं, हमारा लेटर साथ में लगाओ। वो इनसिक्योरिटी हो गई उनको, लेटर साथ में लगाओ, पांचों को मंत्री बनाना है। वो तो ठीक अब है, कुछ देर में जब ये इनकी सरकार बनेगी, विजय की बन तो जाएगी, जब इनकी बन विजय जाएगी। की सरकार बनेगी तो अ, जितने भी इन्होंने लिए ना उनको तो सबको मंत्री बनाना ही पड़ेगा।
5 कांग्रेस के बनेंगे, 2-2 सीपीआई, सीपीएम के बनेंगे। इनके लिए क्या बचेगा ये पता नहीं। हाँ, मैं कल देख रहा था डीएमके वाला दौड़ा-दौड़ा के कांग्रेसी को मार रहा था वीडियो में। वीडियो तो आपने भी वो रोचक वीडियो देखा होगा। बरसों के साथी बिछड़े बारी-बारी। लेकिन ये जो केजरीवाल सिंड्रोम विजय को हुआ, वो क्यों हुआ समझ में नहीं आया। क्या उसने 2013 से कोई लेसन नहीं लिया? क्योंकि ये पाँचों जो और ये जो 9 लोगों को मंत्री बनाएँगे, विजय काम नहीं कर पाएगा और विजय जीता है पीके के भरोसे। अपना कैडर तो था नहीं। तो अपेक्षा, आकांक्षा पूरे नहीं होगा। 11 लाख करोड़ का संभवतः डेट छोड़ के गया है डीएमके। उस डेट की भरपाई कैसे करेंगे क्योंकि 8 ग्राम सोना देने का वादा करके ही आए हैं महिलाओं को। तो जेब में पैसा है नहीं। तो 6 महीने तक तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। और ये जो एंटी द्रविड़ पॉलिटिक्स के थ्रू गए, अब तो गठबंधन लिटरली टूट ही गया। अन्ना द्रमुक और बीजेपी का ये भी अच्छा ही हुआ। मैं बहुत दिन से कह रहा था कि ये दिन भी आप देख लो, ज़रूरी होता है कुछ। तो बीजेपी के पास तमिलनाडु में भी एक स्पेस क्रिएट होगा अगले 5 साल, 4 साल के लिए। और अब आप कंप्लीट देखिए, आपको जीत कंप्लीट हिंदुत्व की ही पॉलिटिक्स, हिंदुत्व की ही आइडेंटिटी तमिलनाडु में भी जीत दिलाएगी। मैं सारे पॉलिटिकल विचारक जो हैं उनको रिजेक्ट कर रहा हूं उनकी थ्योरी कि तमिलनाडु के अंदर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तमिलनाडु के हिंदुत्व, उसका हिंदू आइडेंटिटी जिनके अंदर है, आपको बस जागृत करने की आवश्यकता है। 2 प्रकार के मंत्र होते हैं, उनमें से एक मंत्र होता है बीज मंत्र। इसको कंप्यूटर की भाषा में बोले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो आप लोग सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो सबसे पहले जो आप लोग लिखते होंगे studio.h conio.h, उसके बाद आप लोग हेडर फाइल वगैरह लगाते होंगे। तो ये वो बीज मंत्र है हिंदुत्व। अगर तेलंगाना और आंध्रा में चला, कर्नाटका में चला, तो आप मुझे बताइए कि केरल में और तमिलनाडु में क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पेरियार अरे का दिन है। अब तो ऐसा है, अभी तक तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस थे। नाम हाँ। तो कम से कम उनके जो थे नाम के लिए तो वो हिंदू थे ना, क्रिप्टो क्रिश्चियंस थे। अब हम्म, डायरेक्ट क्रिश्चियन आ गया। जिस तरह से बिल्कुल। आंध्रा में जब डायरेक्ट क्रिश्चियन आया तो उसके बाद फिर हिंदुओं में जागृति आई, तो इस तरह से अब तमिलनाडु में आएगी। तो आएगी। ये काम जो है ये या तो सही दिशा में ही रहा है। केरल भी सही दिशा में जा रहा है। केरल तो बहुत सही दिशा में जा रहा है सर। ऑलरेडी मैं देख रहा था 35 सीटों पे बीजेपी का वोट शेयर विधानसभा के अंदर 30% के ऊपर है। 3 कॉर्नर फाइट में 30% पे आप पहुंचे हुए हो, 40% जाने में टाइम कितना लगेगा अगर। और राजीव चंद्र बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वहां पे। एकदम बैलेंस अप्रोच चल रहा है और ये अप्रोच जरूरी है क्योंकि क्रिश्चियन को कब सुधरेंगे वहां के, जब जिनकी सरकार बनी है मुस्लिम लीग वालों के साथ गठबंधन में, उनको ठोकेंगे। अभी तक लेफ्ट के शासन में ठोक नहीं रहते पीएफआई वाले और मुस्लिम लीग वाले। इस बार ओरिजिनल उनकी ठुकाई होगी ईसाइयों की, तब उन्हें अरे समझ में अरे आएगा भाई, कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है इस बार ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी नहीं ला पाई। उनके 63 हाँ, ही हैं। तो उन्होंने 63 कहा है। कि हमको चीफ मिनिस्टर हमारा बनाओ। अब चीफ मिनिस्टर नहीं तो होम मिनिस्टर तो ले ही जाएंगे। तो अब होम मिनिस्टर अगर मुस्लिम लीग का बनेगा तो आप सोच सकते हैं क्या होगा फिर। सोचिए, ये टैगलाइन होना चाहिए आज के वीडियो का। हम लोग भले बंगाल पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे पूरा एक सेपरेट, पूरा सेपरेट एपिसोड जाएगा कि अगर होम मिनिस्टर मुस्लिम लीग का विभाजन के बाद 70 साल के बाद भारत में किसी स्टेट में होम मिनिस्ट्री बन जाए, मुस्लिम लीग के पास आ जाए, तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी ऐसी क्या पाकिस्तान। बात है, मुफ्ती मोहम्मद सईद बन चुके हैं भारत के होम मिनिस्टर। अरे तो मुफ्ती मोहम्मद सईद बन चुके हैं तो मुस्लिम लीग से नहीं ना थे सर ऑफिशियली। ये ऑफिशियली मुस्लिम लीग से है। वो मुस्लिम लीग जो भारत में बैन होनी चाहिए थी, फिर उससे नेहरू जी ने समझौता कर लिया।
फिर वो आज तक चल रहा है। वो आज तक चल रहा है। आप सोचिए कि तब तो मुस्लिम लीग एक और डायरेक्ट एक्शन डे भी बोलेगा। आज बोले, कल बोले, परसों बोले, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। और क्या इस देश का और इस देश के लोग डायरेक्ट एक्शन डे 2 के लिए तैयार हैं? मैं छिपी-छिपाई बात करने में विश्वास नहीं रखता। जो वास्तविकता है उसको एज़ इट इज़ बोलना चाहिए। संजय सर, अगर केरला जिस दिन एहसास हुआ कि गौन केस है, तो फिर वहां साम-दाम दंड-भेद लगेगा और फिर लोग रोएं ना। क्योंकि उन्हीं के पापों की परिणति होगी और केरल का प्रारब्ध कांग्रेस स्वयं भाजपा के लिए लिख रही है। ये बात भी तय मानिए। सही हो रहा है ना? लोग कह रहे हैं कि साहब कि विजय जो है वो पिछले 48 घंटों में गवर्नर से इतनी बार मिल चुके हैं जितना स्टालिन 5 साल में नहीं मिले। ये बात सही है। और क्यों अभी अभी हालांकि मैं मानता हूं कि गवर्नर साहब को अब नहीं लौटाना चाहिए। 116 का नंबर उन्होंने दे दिया है। उन्होंने बोला 2 का और जुगाड़ हो जाएगा। वो लोग मान जाएंगे। तो बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एक महिला है, लॉटरी वगैरह चलाती है, वो भी चाह रही थी कि अन्ना द्रमुक और डीएम के साथ साथ आ जाए। मैंने बोला कि ये तो सबसे जरूरी है, आज आ जाए और मैं तो कहता हूं 6 महीने उनकी सरकार भी चल जाए। बहुत जरूरी था ये, क्योंकि यहीं से द्रविड़ पॉलिटिक्स का डाउनफॉल शुरू होता है। और ये वाला हो जाता तो मैं थोड़ा ज्यादा आनंद में रहता। हाँ, बस ज़्यादा ही मौज में लग रहे हैं आज। हाँ, अब देखिए, अच्छी प्रसन्नता भरी खबरों का जो है उसकी प्रतीक्षा किसको नहीं होती? प्रतीक्षा तो होती है। बंगाल की जीत है, सबने बात की। तमिलनाडु, केरल, हेमंता की कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जीतने के बाद भी बोला मैं पेड़ा जरूर खाऊंगा, पेड़ा जरूर बनाऊंगा, जो मैं कहता हूं उससे पीछे नहीं जाता हूं मैं, वो तो होके रहेगा। और मैं बेचारे को देखिए, देख जो रहा था इतनी उम्मीदें थी नहीं उनकी करना कि है। साहब मुस्लिम विरोधी छवि के कारण है, शुभेंदु अधिकारी और हिमंत बिश्व शर्मा को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। ये आपके सेक्युलर एस्टेब्लिशमेंट की ये बहुत एक जिसे कहें आरज़ू थी, तमन्ना थी, उनका जो है तसव्वुर था वगैरह, वगैरह। तो उसको तो धूल-धूसरित करके तो अच्छा काम नहीं किया ना मोदी जी ने। हाँ, इससे ज्यादा चोट वाली वाणी मैं दे देता हूं कि इसका मतलब ये है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बिना किसी इफ बट किंतु परंतु के साथ योगी जी के साथ जाने वाली, और होम मिनिस्टर जल्दी ही ये रुझान देने वाले हैं। तो आप गाना गाइए, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। अब वही रह गया है आपके गले में। अखिलेश जी को जो है साथ मिल नहीं रहा है बेचारों को। अखिलेश, आईपैक वाला भी चला गया, 35 करोड़ रुपए भी चले गए। और एक चीज़ मैंने और भी सुनी है, वो गए थे वो आईपैक के लिए, कहा कि साहब कि वो कम से कम वो जो आप जो फाइल चुरा के लाई थी, जिसके लिए आपको फाइल चोर के गाने सुनने पड़ रहे हैं, कि मैडम जो आप वो फाइल चुरा के लाई थी, उस फाइल में से मेरे नाम का कहीं भी पन्ना हो तो उसको ऊपर फाड़ दीजिए, मेरे सामने फाड़ दीजिए। तो सुनते हैं ये ममता ने फाड़ने से मना कर दिया, वो कहा कि नहीं, जेल जाएँगे तो साथ-साथ जाएँगे, मुझे भी कंपनी चाहिए। अब तो वो कांग्रेस का भी साथ मांग रही है। तो एक और कांग्रेस का बीट कवर करने वाले पत्रकार कह रहे हैं कि कांग्रेसियों से ज्यादा अभिषेक जी निर्लज और बेकार कोई पार्टी नहीं है। मैं क्या बताऊं, कांग्रेसी बीट कवर करता हूं, उनको समझाता हूं कि सालों तुम बर्बाद हुए टीएमसी के कारण, तुम टीएमसी वालों का साथ दे रहे हो। तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम्हें बीजेपी को थैंक यू बोलना चाहिए। और वो बेचारा बोल भी रहा है, ऐसा नहीं, जो बंगाल का ओरिजिनल कांग्रेसी आदमी है जो सालों से रहा, अधीर रंजन चौधरी साहब, वो बोल भी रहे हैं कि अब जाकर के कांग्रेस अपना काम कर सकती है। ताले भी उनके टूट रहे हैं। तो और जर्म वो है। अपने-अपने जो जो भी उनके जितने भी पुराने ऑफ़िस थे, जिनके ऊपर टीएमसी ने कब्ज़ा कर लिया था, वो उनको सबको वापस खुलवा के और वो कब्ज़े ले रहे हैं। वही बात है सर, जख्म आप अभी बात ताजा बताइए, है। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो पिताजी थे, सर आशुतोष मुखर्जी, जस्टिस सर आशुतोष मुखर्जी, उनका जो उनके नाम पे जो बना हुआ कॉलेज है,
वो उसको बड़ा कॉलेज को बंद करके और उसको कब्ज़ा करके तृणमूल जो है, वो अपना बंगाल हेडक्वार्टर चला रही थी उसके ऊपर। बिल्कुल, मतलब वो भी छुड़ा दिया। इससे ज़्यादा निर्लज्ज कब्ज़ाखोर पार्टी तो भाई यहाँ पर हमने सपा और बसपा भी नहीं देखी उत्तर प्रदेश में। सपा और बसपा, हाँ, बच्चे हैं वो लोग। वो एक फ़िल्म है ना वो धुरंधर, अरे मेरा बच्चा है, तू बच्चा है, ले फैंटा पी। ममता बनर्जी सबको फैंटा पिला सकती थी। ये लोग बच्चे हैं उसके आगे। ममता बनर्जी ने जो सफ़ेद साड़ी पहन के और चप्पल पहन के जो चूरन चटाया है, भारत की राजनीति के को और बड़े-बड़े विश्लेषकों को, वो लोग तो सोच नहीं सकते। हमने तो ग्राउंड पर बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है। वो कंपन बहुत तीव्र था, वाइब्रेशन बहुत तीव्र था। हम लोग लगातार जो बात कह रहे थे, अंडरकरेंट बहुत तेज है। अब कहाँ रुकेगा, क्या होगा? अभी ये 5 साल जयपुर डायलॉग्स को सबसे ज़्यादा कंटेंट अगर कोई देने वाला है और पॉजिटिव कंटेंट, वो पश्चिम बंगाल देगा। नहीं, पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल की जो आप देखें तो जो हिंदू राष्ट्रवाद जिसको कहा जाता है, हिंदू राष्ट्रवाद की जननी बंगाल है। बंगाल है, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू पुनर्जागरण का केंद्र बंगाल है। बिल्कुल। अब ये समझिए कि साहब कोई गहरा बादल आ गया था, इतने दिनों तक अंधेरा था, वापस अंधेरा छटा है, तब देखिए किस तरह का वहाँ पर पुनर्स्फुटन और पुनर्जागरण वहाँ से निकलता है। जैसे ये दिलीप बंडल-वंडल टाइप के लोगों को जो है, वो जो सुनामी निकलेगी नहीं वहाँ से, वो उड़ा ले जाएगी, बहा उड़ा ले ले जाएगी। जाएगी, उड़ा ले जाएगी, उड़ा ले जाएगी। ये लोग कुछ नहीं है। देखिए, एक बात है, बंगाल को ये के है इस ज हमने मामले जो में अपना बिहार जो से म बेहतर हमने जो अपना रेज़ोल्यूशन अडॉप्ट किया था, वो क्या था? वो तो महर्षि अरबिंदो का उद्घोष ही तो था, जिसको हमने कहा 20 था हाँ, 2024 वाला 2024 राजेश वाला। सर ने जो माहौल बनाया था, आज भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं, जैसे राजेश सर ने बोला था। तो बात यही है कि इस बंगाल के पुनर्जागरण में लेकिन बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान। सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। ये थोड़ा-सा वो यही, हमारे क्या बोलते हैं वो, परम पूज्य जी को भी समझा दीजिए ना कुछ। अरे सर, मैं जाता ही नहीं सर। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से गुजरना क्यों? ठीक, परम पूज्य जी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। गुस्सा भी आती है, फिर कहते हैं कि भई क्या करें, पहले क्या आता मानें? था, पहले आता था। ठीक है, फिर मेरे पिताजी ने मुझे बिठाया, आप तो मिले हैं पिताजी से। और बोला कि एक बात बताओ, बाबा मृत्यु के पहले उलूल-उलूल इतना कुछ बोलते थे, तुमको गुस्सा आता था? बोले नहीं। बोले बाबा लोग बोलते हैं, आयु हो जाती है उसके बाद लोग बोलते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता। तो एक रिटायरमेंट भी होता है। आरएसएस में तो एक परंपरा है रिटायरमेंट की। नहीं, नहीं, आरएसएस ने परंपरा थोड़ा-सा ये बदल दिया, बोले कि 75 के बाद तो हम लोग अब जवान हो रहे हैं, तो ठीक है। नीतीश जी के स्टेज तक पहुँचने में टाइम लगता है। नीतीश जी के बाद राज्यसभा जाने का भी मौका मिल जाता है। अब देखिए बिहार में निशांत जी परिवारवाद के नए उदाहरण बन के उदय, मतलब लालू यादव तो बोलेगा भाई कम से कम हमने चुनाव लड़ाने का दिखावा तो किया सेफेस्ट सीट से। ये तो चुनाव भी नहीं लड़े, डायरेक्ट एमएलसी बन के हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे। तो सब ठीक है। बिहार जो राह दिखा रहा है, हुँ। वो नई मधुशाला की राह तो बिहार दिखा रहा है। परिवारवाद की राह पकड़ के सीधे चला चल पा जाएगा मंत्रिशाला। लेकिन अब हम नीतीश जी का त्याग नहीं भूल सकते। हर बाप को का कर्तव्य है कि अपने बेटे के लिए त्याग करे। ये एक नई फिलॉसफी है, हाँ, कर्तव्य है। लेकिन ये तो कहना पड़ेगा ना कि जितने दिन स्वयं रहे, उतने दिन तक बेटे को नहीं उन्होंने आने दिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात मैं भी मानता हूँ। और बिल्कुल। ममता दीदी का पतन जो है, वो भतीजे के कारण हुआ। ना भतीजे को लाती, ना शुभेंदु छोड़ते और ना ये स्थिति होती। शुभेंदु ने अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश की है। 2021 में जब सब इधर-उधर भाग रहे थे, हाँ, इंक्लूडिंग दिलीप घोष, मैं तो साफ कह रहा हूँ। सब जब सही। सब इधर-उधर भाग रहे थे, तब ये बंदा अकेला था जो डट के सामने खड़ा हुआ था बिना परवाह किए। और रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट भी होता है, मेदिनीपुर वगैरह साइड आप देखिए जो रिज़ल्ट आया और
जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने वहां के छोटे-छोटे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को बल दिया, इस बात को लोग भूल जाते हैं कि उस वक्त रियल ग्राउंड पर वही छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजेशन लड़ रहे थे और उन्होंने जो बचा लिया, तो ठीक है, अच्छा है, सब कुछ सुखद है, एन्जॉय तो करो। चलिए शुभेंदु जी को एक बार पुनः बधाई देते हुए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।